हेलो स्टूडेंट्स। आज की लाइव क्लास में मैं एक बहुत ही सिंपल बट स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज रीऑर्डर पैराग्राफ्स। जी हाँ, रीऑर्डर। बच्चे अक्सर देख के बोल देते हैं कि मैम समझ ही नहीं आ रहा, लाइंस उल्टी पुल्टी हो जा रही हैं, कुछ भी नहीं सेट हो पा रहा। तो आज लाइव क्लास में इसीलिए ये टॉपिक मैंने पिक किया है कि कुछ बेसिक्स अगर हम दिमाग में लेके चलेंगे तो ये कुछ भी नहीं हो पा रहा वाली सिचुएशन कभी भी अराइज नहीं होगी। एक एक करके मैं आपको बिल्कुल बेसिक रूल्स समझाऊंगी, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसकी हेल्प से सारे रूल्स भी रिकैप्चुलेट हो जाएंगे और बहुत क्लैरिटी भी हो जाएगी आपको इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स की। सो लेट्स बिगिन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि रीऑर्डर्स करते हुए कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, या क्या चीज़ें हैं जो हमें क्विकली आंसर तक पहुंचने में हेल्प कर सकती हैं। पहली चीज़ है कि आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढें। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस एग्जैक्टली होता क्या है? जो आपके टॉपिक को रिवील करता है, जो मेन टॉपिक के बारे में जानकारी देता है। कोई भी रेफरेंसेस, कोई एग्जाम्पल्स, कोई भी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, वो हमेशा किसी ना किसी और चीज़ पे निर्भर करती हैं। सो सबसे पहली चीज़ हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढने के लिए टाइम सीक्वेंस अगर क्वेश्चन में दी गई है तो वो हमारी मदद कर सकती है, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर नेम्स दिए हुए हैं, किसी कंट्री का नाम दिया हुआ है, कोई प्रॉपर नाउन्स दिए हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है, ये भी हिंट्स हो सकते हैं। आई एम सेइंग हिंट्स हो सकते हैं। हम 100% श्योर कब होंगे? जब हम वो सेंटेंस पूरा रीड करके देखेंगे। इंडिपेंडेंट सेंटेंस पता चलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो है लिंक्स फॉर्म करने का। जिस सेंटेंस के बारे में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बात हुई है, उसी से लिंक करता हुआ हमारा अगला सेंटेंस होगा। रीऑर्डर्स में बच्चे जो रूल फॉलो होता है वो ये है कि हमेशा जानकारी जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। पहले कोई कॉमन चीज के बारे में बात होगी और डिटेलिंग उसके बाद फॉलो करेगी। आर्टिकल्स की यूजेज भी हमें हिंट दे सकती है। कॉमन चीज मैंने अभी कहा कि जनरल जानकारी दी जाती है, तो अगर एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है और कहीं पे अ या एन आर्टिकल का यूज किया गया है और दूसरी जगह उसी कॉन्सेप्ट के साथ द लिखा हुआ है, तो जनरल अ और एन के साथ यूज होगा और स्पेसिफिक द बाद में यूज होगा। तो इन चीजों का हम ध्यान जरूर रखेंगे। नेम्स के साथ एब्रीविएटेड फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कहीं पे लिखा होगा यूनाइटेड नेशंस और दूसरे सेंटेंस में लिखा होगा यूएन, तो जो कंप्लीट नेम है यूनाइटेड नेशंस वो ऑप्शन यूएन वाली ऑप्शन से पहले ही प्लेस होगी। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो रीऑर्डर्स बड़े ही इजीली और बड़ी क्विकली सॉल्व ज़रूर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सामने। आई एम गोइंग टू गिव यू अराउंड 2 मिनट्स फॉर दिस। आप 2 मिनट में इसको रीड करके प्रैक्टिस करके जो आपको बेस्ट आंसर लगता है उसको अपने पास नोट डाउन करेंगे और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
अब की आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन. आपको जो इनकरेक्ट रीऑर्डर पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, रीऑर्डर यानी जम्बल्ड. सबसे पहली ऑप्शन का पहला वर्ड है बट. बट वी कैन नॉट डिनाई द एडवांटेजेस. बट मतलब लेकिन, इसका मतलब इससे पहले कुछ आया होना चाहिए, तभी मैं कह रही हूँ ना, लेकिन ये मैं डिनाई नहीं कर सकती, तो ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगी. नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. टेक्नोलॉजी हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. हो सकती है ये पहली ऑप्शन, वी विल कीप इट इन कंसिडरेशन. अगला है फॉर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से तो कोई टॉपिक शुरू नहीं हो सकता, पहले उसके बारे में कुछ बताओगे तभी उसकी आगे इलैबोरेटिव एग्जाम्पल्स देंगे. तो पॉइंट नंबर 3 भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा. लेट्स सी पॉइंट नंबर 4. आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ वी यूज अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. मुझे ऐसा लगता है कि सारी बात यहाँ पे खत्म होती है. सो ये तो आपका कंक्लूजन है, तो ये भी फर्स्ट पे नहीं हो सकेगा. नेक्स्ट पॉइंट है सम पीपल ऑल्सो मेक. ऑल्सो कुछ लोग ये भी करते हैं. इसका मतलब कहीं कुछ कर रहा है कोई इंसान, तभी उसमें और भी कुछ कर रहे हैं, तो ये भी फर्स्ट नहीं होगा. अगर आपको याद हो, हमने सबसे पहले ऑप्शन रखी थी टेक्नोलॉजी हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो इस रीऑर्डर में फर्स्ट पे यही ऑप्शन प्लेस होगी. पहले सेंटेंस में उसने कह दिया टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और टेक्नोलॉजी के नुकसान भी है. अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगी. बट वी कैन नॉट डिनाई द एडवांटेजेस. तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे तो हमने अभी सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि टेक्नोलॉजी के फायदे हैं और टेक्नोलॉजी के नुकसान हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं. इसके बाद इसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं फ्रेम हो रहा. अगली ऑप्शन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोन्स आर नोन टू कॉज प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेडिएशन. हो सकता है ये हो. लेट्स कंसिडर दिस. शायद हो सकता है. अगली है आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन. ये तो हमें पहले ही पता है कि हम सारी बात का सम अप कर रहे हैं, तो कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आता है. तो यहां से मैंने दो ऑप्शंस फाइनल कर ली, एक फर्स्ट और एक लास्ट. अब कहते हैं सम पीपल ऑल्सो मेक फोन कॉल्स. कुछ लोग फोन भी करते हैं जो कि डेंजरस है, विच कॉजेज इंसिडेंट्स. सो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, उसने आपको दो डिसएडवांटेजेस मेंशन की है. पहला, जिस सेंटेंस को उसने कहा है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद सम पीपल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी पहली रीऑर्डर की स्टेटमेंट थी वो थी टेक्नोलॉजी हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. उसके बाद उसने आपको एग्जाम्पल दे दी है. फॉर एग्जाम्पल फोन्स आर नोन टू कॉज प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेडिएशन. अब एक नुकसान बता दिया. उसके बाद जब हम लिंक बनाएंगे तो हम अगला नुकसान बताएंगे. अगला नुकसान दिया हुआ है सम पीपल ऑल्सो मेक फोन कॉल्स व्हाइल ड्राइविंग विच कॉजेज इंसिडेंट्स. सो हमारी ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 फिट हो चुकी है और लास्ट भी हमें ऑलरेडी पता है. इतना सोचने वाला कुछ बचा ही नहीं है. फोर्थ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था, बट वी कैन नॉट डिनाई द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर किसी ने ये स्टेटमेंट बट वाली सेकंड पोजीशन पे लगा दी है, तो बच्चे आप ध्यान दें, पहली स्टेटमेंट में उसने हमें जनरल कहा था कि टेक्नोलॉजी के फायदे हैं और साथ साथ नुकसान भी है. तो बिना कोई रीजनिंग दिए कैसे एकदम से कह देगा लेकिन इसके फायदे भी हैं. इसका मतलब फायदों से पहले वो ऑलरेडी नुकसान बता चुका है. तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 2, 3, 5, 1, 4. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. और ध्यान दीजिएगा, पूरा आंसर करेक्ट हो तभी स्कोर नहीं मिलता है. जितने पेयर सही होंगे उतने पेयर्स का स्कोर मिलेगा. तो किसी स्टूडेंट ने अगर 2 और 3 फर्स्ट सेकेंड पोजीशन की जगह पे लास्ट 2 पोजीशंस पे भी लगा दिया है, लेकिन 2 पहले है, 3 स्टेटमेंट उसके बाद है, तो भी आपको स्कोर मिलेगा. 1 पॉइंट फॉर 1 करेक्ट पेयर. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 मिनट्स फॉर दिस वन ऑल्सो. जल्दी से सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, जनरल टू स्पेसिफिक जानकारी पे जाइए और फिर डिस्कस करते हैं.
योर टाइम इज अप नाउ। अब देखते हैं ये रीऑर्डर कैसे करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। पहली ऑप्शन में कहा हुआ है सेवरल न्यू टाइप्स ऑफ वेगन्स वर इन्वेंटेड सब्सिक्वेंटली। बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे, नई तरह के वेगन्स इन्वेंट करे गए। इसका मतलब कहीं और वेगन के बारे में कोई जानकारी जरूर दी होगी, क्योंकि ये ओपनिंग लाइन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है रेलवे इज अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन दैट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। हो सकता है ये हो क्योंकि उसने रेलवे के बारे में बड़ी नॉर्मल सी, जनरल सी जानकारी दी है कि ये एक रेवोल्यूशन है, ये बहुत ही ऐसी इन्वेंशन है जो बड़ी मददगार साबित हुई है। नेक्स्ट कहता है विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टील रेलवेज वर इन्वेंटेड। बच्चे पहले हम कहेंगे ना रेलवेज बनी है, उसके बाद ही देखेंगे कौन कौन सी वेरिएशंस हुई हैं, तो फर्स्ट पे तो ये नहीं आ पाएगा। इन द बिगनिंग देयर वाज ओनली वुडन रेलवे। अब ये भी रेलवे का टाइप बता रहा है, पहले रेलवे स्टार्ट हुई तभी स्टील या वुडन पे आएंगे। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है रेलवे इज अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन दैट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। उसके बाद इतना इजी कनेक्टर दिया हुआ है इन द बिगनिंग, लास्ट में तो नहीं आ सकती ना बिगनिंग, तो शुरुआत दी हुई है। सेकेंड सेंटेंस आ जाएगा इन द बिगनिंग देयर वाज ओनली वुडन रेलवे इन द बिगनिंग। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वुडन रेलवे थी। उसके बाद क्या हुआ, विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पहले वुडन थी उसके बाद स्टील आई, अभी हमने रीड किया था। विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टील रेलवेज वर इन्वेंटेड। 3 ऑप्शंस फिक्स हो चुकी हैं, तो कंफ्यूजन है ही क्या, एक लास्ट ऑप्शन बची है, उसको लास्ट में प्लेस कर देंगे। तो फोर्थ जो हमारा ऑप्शन आएगी वो आएगी सेवरल न्यू टाइप्स ऑफ वेगन्स वर इन्वेंटेड सब्सिक्वेंटली, कि समय के साथ सब्सिक्वेंटली मतलब विद टाइम, कि धीरे धीरे पहले वुडन हुई फिर स्टील हुई और धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस इसके इन्वेंट कर दिए गए। आई होप दिस वन वाज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। All right, let's start off with the discussion. 2 minutes is up now. पहला सेंटेंस कहता है टू फेस द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इट वाज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी दिस लैक ऑफ एडिक्वेट करेंसी। दिस लैक, इस चीज की कमी, किस चीज की, अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि ये दिस क्या है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ओनली द गवर्नमेंट थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स हु आर परमिटेड टू इशू करेंसी। अब मुझे पता है कि शायद टॉपिक करेंसी हो सकता है, क्योंकि पहले सेंटेंस में भी दिस करेंसी लिखा हुआ था, इसमें भी करेंसी की ही बात हो रही है। सो वी विल कीप दिस इनटू कंसिडरेशन कि बहुत सारे देशों में गवर्नमेंट के पास ही ये राइट्स हैं कि वो करेंसी को पब्लिश
कर सकें, एक जनरल स्टेटमेंट है करेंसी से रिलेटेड। तीसरी ऑप्शन है द फर्स्ट स्कॉटिश बैंक टू डू दिस, पहला स्कॉटिश बैंक जिसने ये करा। क्या करा? ऑब्वियसली बात करेंसी की हो रही है तो ये फर्स्ट पे तो नहीं आ सकता, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शायद ये करेंसी वाले के बाद आ जाए। फोर्थ पॉइंटर कहता है बट इन स्कॉटलैंड 3 बैंक्स आर स्टिल अलाउड टू इशू बैंक नोट्स। अब अगर आपको याद हो, फर्स्ट ऑप्शन जो हमें लगी थी, हमने साइड रखी थी, वो ही हमारा करेक्ट आंसर है इन मोस्ट कंट्रीज वाला। क्यों? क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन भी व्हेन दिस बैंक, ये वाला बैंक, कौन सा बैंक पता ही नहीं है, तो फर्स्ट पे ये भी नहीं आ पाएगा। सो फर्स्ट जो आपका रीऑर्डर की सीक्वेंस में आना है वो आना है सेकेंड ऑप्शन जो है, इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ओनली द गवर्नमेंट थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स हु आर परमिटेड टू इशू करेंसी। मोस्ट कंट्रीज मतलब ज्यादातर देशों में गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक्स के पास ही ये अधिकार है कि वो करेंसी को इशू कर सके। उसके बाद 2 ऑब्वियस ऑप्शंस हैं जिसमें शायद आप कंफ्यूज हुए हो सकते हो, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। क्यों? क्योंकि बच्चे का ध्यान जाएगा द फर्स्ट, कि इसको शुरुआत में लगा दो। सेंटेंस ध्यान से पढ़े, वो कहता है द फर्स्ट स्कॉटिश बैंक टू डू दिस। क्या करने वाला था फर्स्ट स्कॉटिश बैंक? क्या किया उसने? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। पहले सेंटेंस में तो जनरल स्टेटमेंट दी गई है कि सेंट्रल बैंक ही पब्लिश कर सकते हैं करेंसी। तो मेरी जो सेकंड इन ऑर्डर आएगा वो आएगा बट इन स्कॉटलैंड। क्यों? क्योंकि पहले उसने कहा सिर्फ सेंट्रल बैंक कर सकते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड में क्या है, 3 बैंक्स के पास अभी भी ये परमिशन है, उनको अलाउड है कि वो बैंक नोट्स मतलब करेंसी इशू कर पाए। पहले सेंटेंस में कहा सिर्फ सेंट्रल बैंक, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे दूसरे बैंक्स को भी परमिशन है। स्कॉटलैंड की बात की उसने, सेकंड ऑप्शन आ गई। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आपकी करेक्ट आएगी वो आएगी द फर्स्ट स्कॉटिश बैंक। क्यों? स्कॉटलैंड की बात कर रहा था कि स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जहां पे 3 बैंक्स नोट इशू कर सकते हैं। उसके बाद उसने बोला, बताएगा ना, पहला स्कॉटिश बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो थर्ड ऑप्शन फिक्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू फेस द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एक ऑप्शन है, इट वॉज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी दिस लैक ऑफ एडिक्वेट करेंसी। एक ऑप्शन ये बची है, और दूसरी ऑप्शन जो बची है वो है व्हेन दिस बैंक। बेटा जब मैं बैंक की बात कर रही हूँ, पहले मैंने बोला स्कॉटलैंड में 3 बैंक्स हैं, उसके बाद मैंने बोला पहला बैंक है बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, तो उसके ऑब्वियस है उसकी कंटिन्यूएशन में ही कहूँगी ना, ये वाला बैंक। व्हेन दिस बैंक वॉज फाउंडेड इन 1695, Scots coinage was in short supply and of uncertain value. Coinage मतलब जो coins वहाँ पे बने जाते थे वो उनकी सप्लाई कम थी, short supply and uncertain value थी, compared with English, Dutch, Flemish और French coins। यहाँ पे उसने बता दिया कि क्योंकि कुछ ही जगह पे इन चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही थी करेंसी की, इसलिए उनकी कमी फेस की जा रही थी। अब लास्ट में कहेगा टू फेस द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कि जिस तरह से आपका जो ट्रेड है, जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो हो रहे थे, उस चीज़ को फेस करने के लिए इट वाज डीम्ड नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ये जो कमी है करेंसी की उसको पूरा करें। सो जो आपकी सीक्वेंस बनती है वो बनती है 2, 4, 3, 5 एंड 1। चलिए नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। फोर्थ ऑप्शन है, ध्यान से करिएगा, 2 मिनट्स का टाइम है एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन।
ऑल राइट, नाउ लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन पार्ट। पहला सेंटेंस कहता है द कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजा, तो कॉन्सिक्वेंस मोस्टली लास्ट में ही होगा। द कॉन्सिक्वेंस इज दैट रिफ्यूजी एक्सेप्टेंस इज स्लोइंग डाउन। रिफ्यूजीज की जो एक्सेप्टेंस है वो धीमी हो गई है, उसकी गति जो है, स्पीड है, वो कम हो गई है। सो कंक्लूजन है, फर्स्ट में तो आ नहीं सकता क्योंकि कोई टॉपिक यहाँ पे रिवील नहीं किया हुआ है। सो आई विल कीप इट टुवर्ड्स द लास्ट। रख के देखते हैं। कई बार जब सीक्वेंस सीधे से नहीं सेट हो रही हो, देन मेनी अ टाइम्स यू हैव टू ट्राई हिट एंड ट्राई मेथड, कि करके देखो, बात बनेगी स्टोरी की तो अच्छी बात है, नहीं तो सर्टेन चेंजेस कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पहला तो पक्का नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई टॉपिक रिवील नहीं हो रहा। कॉन्सिक्वेंस वर्ड देख के मैंने इसको लास्ट में प्लेस कर दिया। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पॉलिसी वॉज रिलेटिवली लूज बिफोर। ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी वो पहले इससे ज़्यादा लूज थी, यानी कि अब जितनी सख्त हो चुकी है पहले उतनी नहीं थी। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पॉलिसी, प्रॉपर टर्म्स यूज़ किए गए हैं। शायद हो सकता है ये फर्स्ट पे हो, तो मैं इसको फिलहाल फर्स्ट पे प्लेस कर रही हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी एक्सेप्टेड मोर रिफ्यूजीज देन वी वर एक्सपेक्टिंग। हमने ज़्यादा रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया है, आने दिया है अपने देश में, उम्मीद से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा की एक्सेप्टेंस हुई है। तो ये फर्स्ट में नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब कभी कुछ हुआ और उसके साथ ही कुछ और हुआ हो। सो फर्स्ट पे ये ऑप्शन भी नहीं होगी। बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन की वजह से रिफ्यूजी एप्लीकेशंस आर एक्सटेंडेड। तो इसका मतलब जो मैंने अपने समझ से शुरू में ही फर्स्ट पे लगाया था वही ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि वो इकलौती ऐसी ऑप्शन है जहां प्रॉपर टॉपिक डिस्क्लोज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पॉलिसी वॉज रिलेटिवली लूज बिफोर। उसके बाद उसने एक सेंटेंस में कहा था वी एक्सेप्ट मोर रिफ्यूजीज देन वी वर एक्सपेक्टेड। जितनी हमने उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा हमने एक्सेप्ट कर लिए। पहला सेंटेंस भी कह रहा है पहले बहुत लूज थी हमारी इमिग्रेशन की पॉलिसी, तभी हमने ज़्यादा लोगों को आने दिया, जितनों की उम्मीद थी उससे ज़्यादा को आने दिया। तो ये दोनों लॉजिकली एक दूसरे के साथ फिक्स हो रहे हैं। तो पहली ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और उसके बाद वी एक्सेप्ट। तीसरी ऑप्शन देखते हैं। एट द सेम टाइम न्यू रिफ्यूजीज पॉलिसीज हैव बीन चेंज सीक्रेटली। उसी के साथ साथ ये हुआ। ये लाइन आपस में बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रही। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिफ्यूजी एप्लीकेशंस आर एक्सटेंडेड। पहले बहुत लूज थी, अब एप्लीकेशंस एक्सटेंड हो रही है, यानी कि डिले हो रही हैं, समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ऑपोजिट जानकारी दे रही है। थर्ड पे मेरे अकॉर्डिंगली मैंने प्लेस कर दिया बिकॉज वाली लाइन। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। एट द सेम टाइम न्यू रिफ्यूजी पॉलिसीज हैव बीन चेंज्ड। वो कहता है पॉइंट थर्ड ऑप्शन जो हमने लगाई उसमें उसने कहा कि एप्लीकेशंस डिले हो रही है। उसी के साथ उसने इनडायरेक्टली डिले की वजह बता दी। क्या वजह है? एट द सेम टाइम, यानी कि उसी के साथ साथ जो नई पॉलिसीज हैं वो भी सीक्रेटली बदली जा रही हैं, बिना बताए पॉलिसीज को बदल रहे हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हमने एक ही वर्ड देख के फिट करी थी, कॉन्सिक्वेंस, वो लॉजिकली हमारी लास्ट ऑप्शन ही है। सो जो सीक्वेंस फ्रेम होगा वो होगा 2, 3, 5, 4 and 1. 2, 3, 5, 4 and 1. I hope this one was clear with you. Let's move on to the last question for the day.
ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन नाउ। पहली ऑप्शन है मोर ओवर। पहला वर्ड देखते ही मैंने ये सोच लिया कि ये फर्स्ट पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऐसा कनेक्टर है जो किसी दी गई जानकारी में और जानकारी जोड़ने में मदद करता है। तो यहाँ से तो मेरी शुरुआत नहीं हो सकेगी कॉन्सेप्ट की। अगला सेंटेंस देखते हैं। द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मनी इज बिल्ट ऑन फेथ एंड सो विल इलेक्ट्रॉनिक मनी हैव टू बी। जो कैश ट्रांजैक्शंस का जो स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल मनी का, वो सारा विश्वास पे है। और वो कह रहा है इसी तरह से सो विल, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, सो विल इलेक्ट्रॉनिक मनी हैव टू बी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मनी आ रही है, जो ई ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, उसे भी ऐसा ही होना पड़ेगा। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। कैश ट्रांजैक्शंस ऑफर both privacy and anonymity as it does not contain information that can be used to identify the parties nor the transaction history। कैश ट्रांजैक्शंस की बात की है, शायद हो सकता है फर्स्ट, बट पहले दोनों ऑप्शंस जो बचे हैं वो रीड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा पहला होगा। टू सपोर्ट ई कॉमर्स वी नीड इफेक्टिव पेमेंट सिस्टम्स एंड सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स एंड डेटा इंटेग्रिटी। ई कॉमर्स की मदद के लिए हमको ये क्लोज्ड और सिक्योर सिस्टम चाहिए। लास्ट में कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग इन क्लोज्ड ग्रुप्स, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट टू मर्ज। यहाँ पे उसने 2 पॉइंट्स किए, एक ई ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, और दूसरी लाइन में कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले वाले पॉइंट में भी ई कॉमर्स की बात की थी। तो जब हम लिंक बनाने की बात करते हैं ना, तो ये बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि मैं पहले से ही सीक्वेंस देखूंगा। अगर आपको ऑब्वियस लिंक मिल रहे हैं बच्चे, तो वो वाले तो इकट्ठे प्लेस करो। जितनी ज़्यादा ऑप्शंस को आप फाइनल करते रहोगे, उतना क्विक और ईजी होता जाएगा आपके लिए रीऑर्डर को करेक्टली फ्रेम करना। अब मुझे ये 2 अक्षर दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं, लेकिन सेम बात कर रहे हैं, सेम ही चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। टू सपोर्ट ई कॉमर्स, जो पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है, और पॉइंट नंबर 5 कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वो जरूरी है, तभी उसकी मदद के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती तो फिर हम उसकी मदद के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए रास्ते क्यों ढूंढेंगे। इसका मतलब है पॉइंट नंबर 5 आएगा पहले और उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 4। अब ये दोनों मैंने प्लेस कर दिए। मुझे नहीं पता बाकी सीक्वेंस इससे पहले लगनी है कि इसके बाद लगनी है, बट मुझे इतना ज़रूर हिंट हो गया है कि ई कॉमर्स से रिलेटेड दोनों पॉइंट्स हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लॉजिकली लिंक कर रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 4 हमने प्लेस कर दिया है। अब देखते हैं मोर ओवर वाली लाइन। Moreover, money is worth what is because we have to accept it। इसमें ई कॉमर्स की कोई बात नहीं हो रही, तो इसके बाद अगर मैं ये मनी वाली लाइन, मोर ओवर की लाइन फिट करूंगी तो कोई लॉजिक नहीं फ्रेम हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं। द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मनी इज बिल्ट ऑन फेथ एंड सो विल इलेक्ट्रॉनिक मनी हैव टू बी। मोर ओवर वाली लाइन में उसने कहा था मनी इज वर्थ व्हाट इज। मनी के जो हम अहमियत समझते हैं वो इसलिए है क्योंकि वी हैव कम टू एक्सेप्ट इट। हमने इसको इतनी अहमियत दे दी है, इसीलिए मनी इतनी ज़रूरी है। और अगली लाइन में वो कहता है द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मनी इज बिल्ट ऑन फेथ। सो ये दोनों लाइनों का लॉजिकल सीक्वेंस ज़रूर साउंड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कह रहा है पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगली जगह पे कह रहा है कि ये जो सारी पैसे की ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांजैक्शन है, ये विश्वास पे टिकी हुई है। सो अब मेरे को लगा कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन भी एक दूसरे के साथ फिक्सिंग हो रही है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड भी इकट्ठा प्लेस कर दिया। नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन। पॉइंट नंबर 3, कैश ट्रांजैक्शंस ऑफर बोथ प्रिवेसी एंड एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब पता ही नहीं किसकी है, एनोनिमस, अनजाना, हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि ये किसकी ट्रांजैक्शंस हैं। As it does not contain information that can be used to identify the parties nor the transaction history। ये टॉपिक हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे उसने आपको कैश ट्रांजैक्शंस और उसके फ़ायदों के बारे में बता दिया है।
कि कैश ट्रांजैक्शंस इसीलिए फेवर करी जाती हैं क्योंकि एक तो इनकी कोई हिस्ट्री, कोई सबूत नहीं रहता ट्रांजैक्शन का, दूसरा जिसने वो ट्रांजैक्शन करी है उसके डिटेल्स कभी डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारी थर्ड है, पॉइंट नंबर 3 कैश ट्रांजैक्शंस वाला। उसके बाद हमने प्लेस किया मोर ओवर वाला। कैसे कनेक्ट हुआ? कैश ट्रांजैक्शंस के फायदे बता के उसने आगे कह दिया मोर ओवर, पैसा इसलिए इतना वर्थ है क्योंकि हमने उसको इतनी अहमियत दे दी है। थर्ड जो हमारा आ गया, द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिशनल मनी आ गया। उसके बाद उसने ट्रेडिशनल मनी से ई ट्रांजैक्शंस यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की बात की पॉइंट नंबर 5 में, और उसके बाद टू सपोर्ट ई ट्रांजैक्शंस की मदद के लिए जो उसने कहा वो लास्ट में आ जाएगा। सो जो हमारी सीक्वेंस फिक्स होगी वो होगी 3, 1, 2, 5 and 4. I hope these reorders that we have discussed in the live class today are going to be very helpful for you. कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखो और बजाय कि एक ही तरीका फॉलो करने के कि पहला फिर ढूंढेंगे, फिर दूसरा ढूंढेंगे, तीसरा ढूंढेंगे, उसकी जगह पे लेट्स बी अ लिटिल बिट क्रिएटिव। जितने आपको सेंटेंसेस में डिफरेंट ऑप्शंस में सेम तरह की चीज़ें मिलती जाती हैं, कॉमन थ्रेड्स मिलते जाते हैं, उनको एक साथ लिंक करके पहले ही ड्रैग कर दो, तैयार रखो। जितनी कम ऑप्शंस होंगी उतना इजी होगा टू डिसाइड कि कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। I hope you are going to practice with the help of these questions, and in case you want to practice more questions related to your reorders or any type of question under your PT exam, you can also visit the website My PT Learning, जहाँ पे आपको क्वेश्चन वाइज सब तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारे प्रैक्टिस के जो मटेरियल है वो अपलोड किया गया है, which is going to be very beneficial for you. I wish you good luck with your preparations. Thank you.